Hello everyone, this is me Sakshi Jain. Welcome back to another lecture of Ancient Indian History series. देखिए लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो हम लास्ट लेक्चर से शुरुआत करते हैं। देखिए हम बात कर रहे थे अबाउट मॉडर्न टाइम्स की, है ना, मॉडर्न पीरियड की बात कर रहे थे हम। मॉडर्न पीरियड में हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा? वी टॉक्ड अबाउट मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। अब मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में हमने किसकी बात की थी? वी टॉक्ड अबाउट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। मॉडर्न टाइम्स में रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, फिर आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने बात की थी, है ना। और हमने एडमिनिस्ट्रेशन एट डिफरेंट लेवल्स हमने बात की थी, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, है ना, फिर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, हमने इनकी बात की। फिर हमने जस्टिस की बात की, ठीक है, दो तरीके के कोर्ट्स के बारे में बात की थी। हमने एस्पियोनाज सिस्टम के बारे में बात की थी, है ना, जो स्पाई सर्विसेज हैं मॉडर्न टाइम्स में वो कैसे मैनेज होती थी, तो हमने उसके बारे में बात की। फिर हमने मॉडर्न इकोनॉमी, ठीक है, हमने मॉडर्न इकोनॉमी के बारे में बात की थी इन द लास्ट लेक्चर। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है वहीं से शुरू करेंगे। देखिए दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑन मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी पे लास्ट लेक्चर होगा। हम इसमें मौर्यन सोसाइटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, मौर्यन आर्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड लास्टली हम जो डिक्लाइन है मौर्यन पीरियड का वो कवर करेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट लेक्चर होगा फॉर मौर्यन डायनेस्टी। इसके बाद हमारा पोस्ट मौर्यन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, तो आज के लिए यही रहेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मौर्यन सोसाइटी, तो मौर्यन सोसाइटी इस टाइम में कैसी थी? तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमें इंफॉर्मेशन मॉडर्न सोसाइटी की कहाँ से मिलती है। देखिए दो सोर्सेज हैं मेनली, वन इज अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र किन्होंने लिखा है? कौटिल्य ने, है ना, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। और दूसरा सोर्स है मेगस्थनीज, ठीक है। मेगस्थनीज की कौन सी बुक है? मेगस्थनीज की बुक है इंडिका, ठीक है, इंडिका। तो मेनली ये जो दो सोर्सेज हैं यहाँ से हमें मॉडर्न सोसाइटी पढ़नी है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इन मॉडर्न सोसाइटी ब्राह्मण्स वर गिवन द हाईएस्ट सोशल स्टेटस। अब देखिए ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली गई है? ये इन्फॉर्मेशन ली गई है अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र किन्होंने लिखी? विष्णुगुप्ता, या फिर जो कौटिल्य हैं या जो चाणक्य हैं उन्होंने लिखी है ना। अब जो चाणक्य है वो खुद ब्राह्मण वर्ग से आ रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने अपनी बुक में यही रखा है कि जो ब्राह्मण्स हैं दे वर गिवन द हाईएस्ट सोशल स्टेटस। ओके, सो ब्राह्मण्स को हाईएस्ट सोशल स्टेटस तो दे रहे हैं, पर इस टाइम पे वर्ण आश्रम वॉज नेवर फॉलोड रिजिडली, ठीक है। तो वर्ण आश्रम धर्म क्या है? जो देखिए जो ऋग्वेदिक सोसाइटी में हमें 4 वर्ण के बारे में बताया गया था, है ना। ऋग्वेदिक सोसाइटी में कितने वर्ण थे? 4 वर्ण थे, ठीक है। कौन से मंडल में दिया दिया गया है? 10th मंडल, ठीक है। 10th मंडल के कौन सा हिम है? अब आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है, पुरुष सुक्ता हिम, ठीक है। पुरुष सुक्ता हिम में 4 वर्ण के बारे में बात की हुई है। कौन कौन सा था? ब्राह्मण्स, है ना, ब्राह्मण्स, देन क्षत्रिय, देन वैश्य, एंड लास्टली शूद्र, ठीक है। तो ये 4 वर्ण के बारे में बात की हुई है। अब देखिए इन हर वर्ण का अपना एक धर्म है। जैसे जो ब्राह्मण है उनका जो है वो प्रीस्टली क्लास है, ठीक है, नॉलेज अटेनमेंट एंड नॉलेज गिविंग। एंड जो क्षत्रिय है उनका डिफेंड गार्ड करने का काम है, जैसे टेरिटरी है उसको गार्ड करना है, रूल करना है, ठीक है। तो वो काम किसका हो गया? क्षत्रिय का हो गया। वैश्य, इनका काम क्या है? ये जो इनका जो काम है वो मोस्टली ट्रेडिंग, बिजनेस क्लास, ठीक है, वो वाला काम रहता है। और जो शूद्रास है इनका जो काम है दैट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ऑल द अपर 3 वर्णास, ठीक है। तो इनको सर्विसेज देने का काम है शूद्रास का, ठीक है। पर इस टाइम पे ये जो ड्यूटीज़ हैं इनकी ये रिजिडली फॉलो नहीं हुई, ठीक है। मॉडर्न टाइम में ये जो ड्यूटी है ये रिजिडली फॉलो नहीं हुई। अब इसका एग्जाम्पल हमें देखना है कैसे। देखिए इस टाइम पे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में ये लिखा हुआ है कि देयर वॉज रिक्रूटमेंट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द 4 वर्णास अलाउड इन आर्म्ड फोर्सेज। मतलब इवन शूद्रास वर ऑल्सो अलाउड इन आर्म्ड फोर्सेज, इवन वैश्यास वर ऑल्सो अलाउड इन आर्म्ड फोर्सेज। वेरस पहले क्या होता था? सिर्फ क्षत्रियास को अलाउड था आर्म्ड फोर्सेज ज्वाइन करना, है ना। पर अब क्या है? वैश्यास भी जा रहे हैं, शूद्रास भी जा रहे हैं। तो आपको शूद्रास की इवन आपको पोजीशन जो है, स्टेटस जो है आपको इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। इसके बारे में अब अभी हम बात भी करेंगे, ठीक है। So Varn ashram was never followed rigidly. This you have to remember, because recruitment, there was recruitment of all the 4 Varnas in armed forces.
ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज ने क्या बोला इंडियन सोसाइटी के बारे में? मेगास्थनीज स्टेट्स दैट इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 7 कास्ट। ठीक है, तो जो पूरी इंडियन सोसाइटी है, भारतीय समाज है, वो 7 कास्ट में डिवाइडेड है। फिलोसोफर्स, कल्टिवेटर्स, हंटर्स एंड हर्ड्समैन, आर्टिसंस एंड ट्रेडर्स, सोल्जर्स, मैजिस्ट्रेट्स और स्पाइस, एंड देन काउंसलर्स। तो ये टोटल 7 कास्ट हैं, और ये जो कास्ट हैं, टोटल 7 कास्ट हैं, ये हायरार्किकल ऑर्डर में, ठीक है, ये हायरार्किकल ऑर्डर में है। ठीक है, मतलब कैसे? जो फिलोसोफर्स हैं उनको फर्स्ट रैंक दी गई, ठीक है, जो कल्टिवेटर्स हैं उनको सेकंड रैंक दी गई, जो हर्टर्स एंड हर्ड्समैन हैं इनको थर्ड रैंक दी गई। तो इस तरीके से हायरार्किकल ऑर्डर में है, ठीक है, ऑल द 7 कास्ट इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, अब इन्होंने, मेगास्थनीज ने और क्या बात की हुई है इंडियन सोसाइटी के बारे में? इन्होंने ये कहा है कि इंडियन सोसाइटी में, भारतीय समाज में कोई स्लेवरी नहीं थी। मॉडर्न टाइम्स में देयर वॉज नो स्लेवरी प्रेवलेंट इन इंडिया। ठीक है, मतलब कोई दास प्रथा थी ही नहीं। बट देखिए, इंडियन, अकॉर्डिंग टू इंडियन सोर्सेज, देर वॉज अ स्लेवरी वॉज अ रिकोगनाइज्ड इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग मॉडर्न रीन। तो स्लेवरी उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी, बट ऐसा मानते हैं जो मेगास्थनीज बात कर रहे होंगे वो वेस्टर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी की बात कर रहे होंगे, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा मैल ट्रीटमेंट होता था। ठीक है, तो वो कंपेरेटिवली जो इंडियन स्लेवरी सिस्टम था वो लीनियंट होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने स्लेवरी के बारे में मेंशन किया है। ठीक है, वो मैं भी बात करूंगी। अर्थशास्त्र में अराउंड 9 टाइप्स ऑफ स्लेवरी की बात की है, ठीक है, कि 9 तरीके की स्लेवरी इंडिया में एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पे। ठीक है, और मेगास्थनीज ने क्या बोला है? मेगास्थनीज ऑल्सो स्टेटेड दैट इंडियंस वर हाई इन मॉरल कैरेक्टर। और एक और बात कही है, देयर वॉज नो यूजरी इन इंडिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब क्या है? देखो, यूजरी का मतलब क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे मनी लेंड करते हो, हाई इंटरेस्ट रेट पे जब आप मनी लेंड करते हो, सो दैट इज़ कॉल्ड यूजरी। ठीक है, अब देखिए यूजुअली जो है, क्योंकि हाई इंटरेस्ट पे आप मनी लेंड कर रहे हो, तो इसको एक अनएथिकल प्रैक्टिस बोला जाता है। ठीक है, कि दिस इज एन अनएथिकल प्रैक्टिस। अब देखिए मेगास्थनीज क्या बोल रहे हैं कि देर इज़ नो स्लेवरी इन इंडिया, देर इज़ नो यूजुअली इन इंडिया। ठीक है, इंडियंस आर हाई इन मॉरल कैरेक्टर। तो एक तरीके से जो इंडियन सोसाइटी है उसको बहुत अच्छा दिखाने का प्रयास है मेगास्थनीज का। सो देखिए, मेगास्थनीज वॉज अ रॉयल एम्बेसडर, है ना, ही वॉज एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मेगास्थनीज को किन्होंने? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। तो ऐसा ये मानते हैं कि रॉयल ऑर्डर्स पे इंडियन सोसाइटी को बहुत अच्छा दर्शाने की कोशिश की जा रही हो। ठीक है, सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टेटस ऑफ शूद्रा। ठीक है, अब शूद्रा का स्टेटस कैसे है? तो जैसे मैं आपको यहाँ पे बताया कि शूद्रास वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द आर्मी। ठीक है, तो आर्मी में शूद्रास का रिक्रूटमेंट भी होता था। तो शूद्रा की जो कंडीशन है वो मॉडर्न सोसाइटी में बेटर है। ठीक है, स्टेटस ऑफ शूद्रा वॉज बेटर इन मॉडर्न सोसाइटी। कैसे? सबसे पहले शूद्रास वर रिक्रूटेड इन मिलिट्री एंड ऑल्सो एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। अब देखिए, एग्रीकल्चर मेन फंक्शन किसका है? मेन जो काम है किसका है? वो है वैश्यास का। ठीक है, वैश्यस वर यूज टू पार्टिसिपेट इन एग्रीकल्चर। पर अब क्या है, यहाँ पे शूद्रास को भी मौका दिया गया है एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करने का। अब ये मैंने आपको मॉडर्न इकोनॉमी में बताया था कि स्टेट स्पॉन्सर्ड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है ना, स्टेट स्पॉन्सर्ड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्या है कि जो स्टेट है, मतलब जो एक तरीके से जो क्राउन है, जो राजा है, वो स्पॉन्सर कर रहे हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कैसे स्पॉन्सर किया जा रहा है? जैसे जो शूद्रास हैं, ठीक है, जो स्लेव्स हैं, शूद्रास और स्लेव्स, इनको फिस्कल कंसेशंस दिए जा रहे हैं, है ना, फिस्कल कंसेशंस। अगर आपको याद नहीं है तो आप वो लेक्चर दोबारा देख सकते हैं कि मैंने आपको उसमें बताया था कि जो शूद्रास और जो स्लेव्स हैं उनको फिस्कल कंसेशंस दिए जा रहे हैं। फिस्कल कंसेशंस मतलब लैंड, सीड, कैटल, है ना, ये सब उनको दी जा रही है ताकि वो न्यू लैंड्स पे जाके, नए लैंड्स पे जाके एग्रीकल्चर कर सकें। ठीक है, एग्रीकल्चर कर सके तो वहाँ से क्या होगा? स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, एक तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी होगा और दूसरा स्टेट को जो है रेवेन्यू भी मिलेगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्योंकि उस टाइम पे एक प्रॉफिटेबल एक्टिविटी थी, तो शूद्रास को एग्रीकल्चर में भी एम्प्लॉयमेंट मिला। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ? स्टेटस ऑफ शूद्रा वॉज इम्प्रूव्ड। ठीक है, also there was emergence of jati system at that time when non-Aryans became part of Aryan civilization. They were assigned same varna but lower jatis. सो देखिए, मगध में पूरा एम्पायर, मौर्यन एम्पायर बैठा हुआ है। ठीक है, मौर्यन रूलर्स बैठे हुए हैं। अब क्या होता है, अगर ये लोग किसी और रीजन को एक्वायर करते हैं तो उस रीजन में भी कुछ लोग होंगे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो अपनी जो टेरिटरी है उसको गार्ड कर रहे होंगे, तो कुछ लोग जो हैं जो वैश्यास हैं वो वाला काम कर रहे होंगे, कुछ लोग शूद्रास वाला काम कर रहे होंगे, कुछ लोग ब्राह्मण्स वाला काम कर रहे होंगे, कुछ लोग क्षत्रियास वाला काम कर रहे होंगे। ठीक है,
अब जब यहाँ के लोग, मगध के लोग जब इस टेरिटरी को एक्वायर करेंगे तो क्या होगा, इस रीजन के लोगों को सेम वर्णा तो दिया जाएगा, दे वर असाइंड द सेम वर्णा, पर उसी वर्ण में अलग जाति, ठीक है, लोअर जाति अलॉट की जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ से देयर वॉज इमरजेंस ऑफ जाति सिस्टम, तो जो जाति है वो लोअर है, वर्ण जो है वो सेम है, ठीक है। तो क्या हुआ, जो नॉन आर्यंस है उनको आर्यन फोल्ड में लाने के लिए उन्होंने वर्ण तो सेम रखा, पर जो जातिज है वो लोअर असाइन कर दी, ठीक है। तो दिस वॉज इमरजेंस ऑफ जाति सिस्टम। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लेव सिस्टम के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया मेगास्थनीज की इन्फॉर्मेशन से कि मेगास्थनीज ने कहा था देयर वॉज नो स्लेवरी इन इंडिया, बट चाणक्य इन द अर्थशास्त्र सेड दैट देयर वर 9 टाइप्स ऑफ स्लेव्स इन इंडिया, ठीक है, 9 टाइप्स ऑफ स्लेव्स। अब देखिए ये जो मेनली जो स्लेव्स हैं ये कौन लोग थे, एक तो नॉन आर्यंस, ठीक है, नॉन आर्यंस कौन, जो इंडिजीनियस लोग थे, ठीक है, और दूसरा म्लेच्छास, म्लेच्छास, ये जो म्लेच्छास कौन है, ये मेनली फॉरिनर्स हैं, फॉरिनर्स, ठीक है। और क्या बोला है देखिए अर्थशास्त्र में कि आर्यंस कैन नॉट बी स्लेव, तो आर्यंस कैन नॉट बी स्लेव, ऑल्सो सन और डॉटर ऑफ एनी स्लेव विद किंग वॉज कंसिडर्ड एज लेजिटिमेट चाइल्ड। सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट स्टेटस ऑफ वुमेन, ठीक है। तो वुमेन का स्टेटस इस टाइम पे कैसा था, तो वुमेन का स्टेटस मैं बता दूँ, इस टाइम पे वुमेन वर इन अ बेटर पोजिशन, ठीक है। तो वुमेन ऑक्यूपाइड हाई पोजिशन एंड फ्रीडम इन द मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। तो वुमेन का स्टेटस हाई था, अब कैसे था ये पढ़ते हैं। सो वुमेन वर परमिटेड टू हैव डाइवोर्स और रीमैरी, सो वुमेन को अलाउड था कि वो डाइवोर्स ले सकती थी, सो वुमेन वर अलाउड टू टेक डाइवोर्स, ठीक है, ऑन सम स्पेशल कंडीशंस, ऑल राइट। दूसरा वुमेन वर अलाउड टू रीमैरी, तो सो विडो रिमैरेज वॉज ऑल्सो अलाउड इन मॉडर्न सोसाइटी, ओके। तो विडो रिमैरेज भी अलाउड थी। फिर विमेन वर एम्प्लॉयड एज पर्सनल बॉडीगार्ड्स ऑफ किंग, स्पाइस इन अदर डाइवर्स जॉब्स। तो क्या होता है कि विमेन जो है वो किंग के पर्सनल बॉडीगार्ड्स भी बन सकते थे, विमेन कुड ऑल्सो एक्ट एज स्पाइज, ठीक है। स्पाई के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, काफ़ी डिटेल में हमने बात कर ली है, ठीक है, कि कौन कौन से टाइप के स्पाइज होते थे, संस्थान, संचारी, फिर हमने पुलिसानी प्रतिवेदिका के बारे में बात की है, ठीक है। तो स्पाइस के बारे में कवर हो गया है, तो विमेन वर ऑल्सो अलाउड टू बी द स्पाई। फिर सती वॉज नॉट प्रिवलेंट एट दिस टाइम, तो इस टाइम पे सती प्रथा नहीं थी, एंड विमेन हैड द राइट टू स्त्रीधन, ठीक है। स्त्रीधन क्या है, देखिए जब शादी होती है तो विमेन को कुछ जैसे गहने मिलते हैं, ठीक है, जो मायके की तरफ से और ससुराल वालों की तरफ से, तो वो जो सारे जो भी पैसा ज्वेलरी वगैरह होता है उस पर सिर्फ विमेन का ही राइट है, ठीक है, उस पर इवन हस्बैंड का भी कोई राइट नहीं होता है, ठीक है। तो ये मॉडर्न सोसाइटी में था। फिर चाइल्ड मैरिज वॉज एब्सेंट एंड पोस्ट प्यूबर्टी मैरिजेस वर प्रेजेंट, तो मैरिजेस कैसी होती थी, पोस्ट प्यूबर्टी मैरिजेस होती थी, ठीक है। चाइल्ड मैरिज उस टाइम पे प्रेवलेंट नहीं थी। तो एज ऑफ मैरिज क्या थी, देखिए गर्ल्स के लिए 12 और बॉयज़ के लिए 16, दिस वॉज द एज ऑफ मैरिज, ऑल राइट। देखिए यहाँ पे मॉडर्न सोसाइटी कवर हो गया है। मॉडर्न सोसाइटी में हमने मेगास्थनीज की इंडिका से कुछ इन्फॉर्मेशन ली है और कुछ इन्फॉर्मेशन जो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी थी, ठीक है, उस बुक में से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ी है। तो मॉडर्न सोसाइटी में यही मेनली इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे मॉडर्न आर्ट के बारे में, ठीक है। मॉडर्न आर्ट हमारा रह गया था एंड लास्ट विल बी टॉकिंग अबाउट डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पीरियड। तो देखिए मॉडर्न आर्ट में क्या, तो आनंद कुमारा स्वामी ने मॉडर्न आर्ट को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो वन इज़ रॉयल और कोर्ट आर्ट एंड अनदर वन इज़ फोक और पॉपुलर आर्ट, ठीक है। तो रॉयल आर्ट और कोर्ट आर्ट, ठीक है, रॉयल ऑर्डर्स पे जो बनी गई है। कौन कौन से इसमें स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, एक है रॉयल पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ये कहाँ पे है, कुम्हारर पटना में, ठीक है, ठीक है। तो ये कहाँ है, कुम्हारर पटना में, बिहार में है ये। फिर अशोकन पिलर्स हमने देख लिया मॉडर्न आर्किटेक्चर में। केव्स के बारे में हमने अगेन पढ़ लिया मॉडर्न आर्किटेक्चर में, एंड ऑल्सो वी हैव टॉक्ड अबाउट स्तूपास इन मॉडर्न आर्किटेक्चर। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है। जो रॉयल आर्ट है दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन मॉडर्न आर्किटेक्चर। अब जो फोक और जो पॉपुलर आर्ट है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो लोगों द्वारा निर्मित कौन सा आर्ट है, सबसे पहले स्कल्पचर्स ऑफ यक्ष एंड यक्षिनी, ठीक। देखिए यक्ष का स्कल्पचर परखम में है, कहाँ पे, मथुरा में है। तो ये आपको देखिए ये साइट्स याद रखनी है, ठीक है, ये परखम मथुरा ये इंपॉर्टेंट है। तो साइट्स आ सकती हैं ऐसे ही, मैच द फॉलोइंग में। तो यक्ष की मूर्ति कहाँ पे मिली है, परखम मथुरा में। फिर यक्षिनी की मूर्ति मिली है बेसनगर और विदिशा, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ठीक है, बेसनगर विदिशा इन मध्य प्रदेश। एक चंवर बियरर यक्षिनी की हमें मूर्ति मिली है दीदारगंज में, ठीक है, दीदारगंज कहाँ, पटना में। तो चंवर बियरर, ठीक है, ये जो यक्षिनी की मूर्ति है इन्होंने चंवर लिया हुआ है हाथ में,
ठीक है, तो ये दीदारगंज में है, कहाँ पे, पटना में। फिर ब्रोकन रिलीफ स्कल्पचर ऑफ अशोका, अशोका का ब्रोकन स्कल्पचर हमें कहाँ पे मिला है, कंगनहल्ली इन कर्नाटका। तो ये भी आप साइट याद रखना, कंगनहल्ली कहाँ पे है, कर्नाटका में, और यहाँ पे से हमें क्या मिला है, ब्रोकन स्कल्पचर ऑफ अशोका। सो देखिए मॉडर्न आर्ट इस टाइम पे मैक्सिमम स्टोन से बना हुआ है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉडर्न्स इंट्रोड्यूस स्टोन मेजनरी ऑन लार्ज स्केल ड्यूरिंग अशोका। तो अशोका के टाइम पे स्टोन का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, ठीक है, मॉडर्न आर्ट में। तो अब पिलर्स की बात करते हैं। तो देखिए पिलर्स में ये वाली इन्फॉर्मेशन रह गई थी मॉडर्न आर्किटेक्चर में, तो ये हमें यहीं पे कवर करनी है। 4 लाइन कैपिटल कहाँ पे है, सारनाथ और सांची, दोनों में ही हमें 4 लाइन कैपिटल मिला है, तो ये मैं भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। सिंगल लाइन कैपिटल मिला है रामपुरवा में और लौरिया नंदनगढ़ में, ठीक है। लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा कहाँ पे, ये आप मुझे बताइए, ठीक है, कौन सी स्टेट में है। सो दिस यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। फिर सिंगल बुल कैपिटल मिला है रामपुरवा में, और एक कार्व्ड एलिफेंट मिला है धौली में, एंड एनग्रेव्ड एलिफेंट मिला है कलसी में। ऑल्सो धौली और कलसी ये भी कौन सी स्टेट में है, दिस यू हैव टू टेल मी, ठीक है। ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, धौली, कलसी कौन सी स्टेट में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखने हैं कि हमें कहाँ से, ठीक है, कौन सा कैपिटल मिला है, कौन सा पिलर मिला है, ठीक है। तो सिंगल लाइन है या सिंगल बुल है या 4 लाइन है, तो सो इतना आपको याद रखना ही है। ये जो साइट्स हैं ये आपको मुझे बतानी है इन द कमेंट सेक्शन। रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, ये मैं बता दूं कि रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ दोनों एक ही स्टेट में है, ठीक है। तो कहाँ पे है ये, दिस यू हैव टू टेल मी। फिर धौली कहाँ पे है और फिर कलसी कहाँ पे। सो इन तीनों के स्टेट्स जो हैं, चारों के स्टेट्स, मेनली 3 स्टेट्स हैं, रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़ में बता चुकी हूँ, एक ही स्टेट में, ठीक है। तो ये आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन, ऑलराइट। अब देखिए रॉक कट केव्स, इस टाइम पे आर्किटेक्चर में बताया था कि इस टाइम पे रॉक कट केव जो है उसका इमर्जेंस हुआ था, ठीक है। सो पत्थरों को काट के जो है वो केव्स बनाई गई हैं। कौन सी केव्स हैं ऐसी, बराबर केव्स और नागार्जुनी केव्स। अब देखिए बराबर केव्स में कौन सी है, सुदामा, वर्ल्ड हट, विश्व झोपड़ी भी कहते हैं, ठीक है, सुदामा, वर्ल्ड हट और विश्व झोपड़ी। फिर चौपाड़ा ऑफ कर्ण और ऋषि लोमिश, ठीक है, ऋषि लोमिश केव्स। अब ये किन की हैं, ये अशोकन केव्स हैं, कहाँ पे हैं, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। याद रखना बराबर केव्स कहाँ पे हैं, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, पहले बता चुकी है, रिवाइज करा रही हूँ यहाँ पे, ऑलराइट। फिर नागार्जुनी केव्स, नागार्जुनी केव्स कहाँ है, अगेन गया में है, ठीक है। किन की केव्स है, दशरथ, दशरथ कौन थे, दशरथ वॉज द ग्रैंड सन ऑफ अशोका, ओके। देखिए सो देखिए ये है मॉडर्न आर्ट, ठीक है, ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। दिस इज़ 4 लाइन कैपिटल एट सारनाथ, तो ये सारनाथ वाला कैपिटल है, ठीक है। ये सांची वाला है, 4 लाइन कैपिटल एट सांची। दिस इज सिंगल बुल कैपिटल एट रामपुरवा, ठीक है, रामपुरवा में है सिंगल बुल कैपिटल, ओके। दिस इज़ नाउ प्लेस्ड इन राष्ट्रपति भवन, ओके। फिर ये है कार्व्ड एलिफेंट, ये कहाँ पे है, धौली, कार्व्ड एलिफेंट, दिस इज इन धौली, ठीक है। फिर ये बराबर केव्स की है इमेज, ठीक है, बराबर केव्स, एंड दिस इज नागार्जुनी केव्स, ऑलराइट। So this was the modern art. Now lastly we'll be talking about the decline of modern period. So देखिए ये मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कोई भी बड़ा एम्पायर होगा, जब भी वो डिक्लाइन होगा तो उसके कुछ जो रीजंस होंगे वो मेनली कॉमन रहते हैं। सबसे पहले वीक सक्सेसर, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग सक्सेसर के टाइम पे डिक्लाइन तो नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग सक्सेसर के बाद कुछ वीक सक्सेसर्स आए होंगे जिसकी वजह से वो एम्पायर डिक्लाइन हो रहा है, सबसे पहला। दूसरा कि एम्पायर इतना बड़ा होगा कि वो जो वीक सक्सेसर हैं वो उस एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी है वो संभाल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो वास्टनेस ऑफ द एम्पायर, ठीक है। फिर हो सकता है कि कुछ फॉरेन इन्वेजन्स हो, या फिर सिविल वॉर हो जाए, गृह युद्ध हो जाए, इंटरनल रिवॉल्ट्स हो, या फिर इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रहा हो, ठीक है। तो वो वो रीजंस होते हैं, ठीक है। तो आप इन पैरामीटर्स पे सोच सकते हैं, अगर डिक्लाइन है तो इन पैरामीटर्स पे हो सकता है वो डिक्लाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पीरियड। तो वीक सक्सेसर्स देखते हैं। देखिए आफ्टर अशोकाज डेथ, अशोका की डेथ कब हुई थी, 232 BC में, ठीक है। तो अशोका की डेथ के बाद जो सक्सेसर्स आए दे लैक्ड इन लीडरशिप एंड विजन, ठीक है। तो वीक सक्सेसर्स थे, तो क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, जो एम्पायर है वो फ्रेगमेंट हो गया, ठीक है। तो एम्पायर जो है वो बिखर गया, टूट गया वो एम्पायर, ठीक है। इतना बड़ा एम्पायर वो होल्ड ही नहीं कर पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट इज वास्टनेस ऑफ द एम्पायर। देखिए इसमें यही है कि एम्पायर वॉज टू लार्ज टू बी एफिशिएंटली गवर्न, ठीक है। एम्पायर जो है वो बहुत बड़ा हो गया कि वो ठीक से गवर्न ही नहीं हो पा रहा है। क्या हो रहा है इसकी वजह से, जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं, जो प्रोविंसेस में जो गवर्नर्स हैं, उन्होंने अपनी जो इंडिपेंडेंस है वो असर्ट करनी शुरू कर दी, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं दे गेन्ड ऑटोनॉमी, उन्होंने ही अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करनी शुरू कर दी कि ठीक है इतने बड़े एम्पायर में हम नहीं रह सकते, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो रूलर है वही वीक है हमारा, ठीक है।
उसकी जो लोग हैं उसकी सुन ही नहीं रहे हैं। तो क्या हुआ, अब लोग क्या है, लोग अपने प्रोविंशियल गवर्नर्स की ज़्यादा सुन रहे हैं। तो प्रोविंशियल गवर्नर्स ने अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करनी शुरू कर दी और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने आप को जो एम्पायर है उससे अलग करवा लिया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डिक्लाइन। देखिए अशोका का क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था नॉन वायलेंस पे, बुद्धिज़्म पे, तो इसकी वजह से क्या हुआ, मिलिट्री एक्सपेंशन कम हो गया। ठीक है, अब मिलिट्री एक्सपेंशन नहीं हुआ क्योंकि अशोका क्या प्रीच कर रहे हैं, नॉन वायलेंस, तो मिलिट्री एक्सपेंशन नहीं होगा। अब इसकी वजह से क्या हुआ, मिलिट्री एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, वॉर नहीं हो रहा है, और वॉर नहीं हो रहा है दूसरी जगह कॉन्कर नहीं हो पा रही है, कॉन्कर नहीं हो पा रही है तो रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे, तो रिसोर्सेज नहीं हो रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, दिस इज अफेक्टिंग द रेवेन्यू, दिस इज अफेक्टिंग द रेवेन्यू ऑफ द एम्पायर। ठीक है, और क्या हो रहा है, एक तरफ तो रेवेन्यू है नहीं और दूसरी तरफ टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैवी हैं, और टैक्सेस हैवी हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी एक तरीके से इंटरनल टेंशन्स दिखाई दी। ठीक है, जो रूलर हैं उनके प्रति, तो लोग जो हैं, जो रूलर हैं उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अब देखिए एक तरफ तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैवी हैं लोगों पे, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि एम्पायर बहुत बड़ा है, तो इस वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी की ज़्यादा नीड है, और इस वजह से क्या है कि सैलरी तो जानी ही है, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स को, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से भी मौर्यन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट कम्स द फॉरेन इन्वेजन्स। देखिए इसी टाइम पीरियड में क्या हुआ, जब मौर्यन पीरियड चल रहा था उसी टाइम पे ग्रीक्स ने, सेंट्रल एशियन एम्पायर्स ने इन्वेड करना शुरू कर दिया था इंडिया में। ठीक है, तो बैक्ट्रियन ग्रीक्स एंड अदर इन्वेडर्स एक्सप्लॉइटेड द एम्पायर्स इनस्टेबिलिटी। तो क्योंकि सेंटर में वीक रूलर है तो एम्पायर अनस्टेबल है। ठीक है, अब इस वजह से क्या हुआ, जो इन्वेजन्स है वो होने लग गए। फिर हम इंटरनल रिवोल्ट्स के बारे में देखते हैं। देखिए इसी टाइम पीरियड में क्या हुआ, जो लोकल रूलर्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि जो सेंटर पे वीक रूलर है, ठीक है, अब लोग जो हैं उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करनी शुरू कर दी। ठीक है, दे गेन्ड देयर ऑटोनॉमी एंड दे स्टार्टेड असर्टिंग देयर इंडिपेंडेंस, और वो अपने आप को उन्होंने अपने आप को एम्पायर से अलग कर लिया। ठीक है, तो इसी में हमें पढ़ना, देखिए जो लास्ट रूलर है बृहद्रथ, ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी में जो लास्ट रूलर है बृहद्रथ, सो ही वॉज असैसिनेटेड बाय हिज कमांडर जनरल। कौन थे, पुष्यमित्र शुंगा। तो पुष्यमित्र शुंगा ने ये जो अपॉर्चुनिटी है उसका फ़ायदा उठाते हुए, कि जो बृहद्रथ है उनके खिलाफ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोग थे, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए पुष्यमित्र शुंगा ने अपने जो रूलर हैं बृहद्रथ उनको मार दिया। ठीक है, थ्रोन से हटा दिया और उन्होंने खुद अपने आप को थ्रोन पे प्लेस कर दिया, और यहाँ से स्टार्ट होती है शुंगा डायनेस्टी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम शुंगा डायनेस्टी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हम पहले मगध जो रीजन है वहीं पे जो एम्पायर्स आए हैं, जैसे शुंगा एम्पायर आया, उसके बाद कण्व एम्पायर आया, तो वो कवर करेंगे। उसके बाद हम जो इन्वेजन्स हैं, पोस्ट मॉडर्न इन्वेजन्स हैं, जैसे इंडो ग्रीक्स, शक्स, कुषाण, पहलव, तो वो कंप्लीट करेंगे, और साथ में जो कंटेम्प्रेरी चल रही थी सातवाहन डायनेस्टी डेक्कन में, तो वो भी कवर करेंगे। तो इसके बाद हमारा ये पैटर्न रहने वाला है। तो यहाँ पे हमारा जो मौर्यन एम्पायर है कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू रियली लाइक दिस लेक्चर देन डू शेयर दिस लेक्चर टू योर फ्रेंड्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, बाय, जय हिंद।